एम्स के ईएनटी हेड डॉक्टर आलोक ठक्कर जी हमारे साथ हैं, आपसे बातचीत करते हैं। सर, आपने एक बताया कि एक दुनिया का सबसे बड़ा हियरिंग सर्वे आपने किया था और उसके नतीजे क्या क्या थे, क्या मिला उसमें? ये हियरिंग सर्वे जो है ये आईसीएमआर के थ्रू हुआ था, मल्टी सेंट्रिक था। मल्टी सेंट्रिक का मतलब ये हुआ कि और भी साइट्स थे, सेंटर्स थे, और वो जान के मल्टी सेंट्रिक किया जाता है बिकॉज जब आप मल्टी सेंट्रिक करते हैं तो पूरी पॉपुलेशन को आप टेस्ट कर सकते हैं रादर देन कि आप एक ही जगह दुनिया में करें। तो इंडिया में मल्टी सेंट्रिक सर्वे था, जो कि नॉर्थ में शिमला था, साउथ में बैंगलोर था, ईस्ट में भुवनेश्वर था, नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग था, वेस्ट में भावनगर था और सेंटर में रायपुर था। और हम लोगों का काम था टू मेक इट ऑल हैपन, टू लीड इट टू। तो ये ऐसा सर्वे था जिसमें कि पहली बार जो है हम लोगों ने पेरिफेरी में जाके, गांव में जाके या शहर में जाके, घर के पास जाके जो है अपना हियरिंग टेस्टिंग इक्विपमेंट और हियरिंग टेस्टिंग रूम, जो कि बहुत क्वाइट रूम होता है, उसको लेके गए थे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स द मोस्ट प्रिसाइज सर्वे जो आप कभी कर सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल आपके हॉस्पिटल की टेस्टिंग फैसिलिटी एक बस में बना के, उसको हियरिंग टेस्टिंग फैसिलिटी बना के उसको वहां लेके गए थे। उसमें हमें जो नतीजे सामने आए उसमें ये हैं कि कंपेयर टू अर्लियर, ऐसा तो जरूर है कि ऐसा लग रहा है कि हमारी हियरिंग प्रॉब्लम पहले से कम हो रही है। उसका मेन रीजन है कि जनरल हाइजीन बढ़ गई है, इकोनॉमिक वो बढ़ गई है, तो जो कान बहने की तकलीफ थी वो धीरे धीरे थोड़ी कम हुई है। आज भी बहुत ज्यादा है पर पहले के मुकाबले थोड़ी कम है। ओवरऑल हमारे यहाँ 9.1% लोग हैं जिनको की हियरिंग या ईयर की प्रॉब्लम है। ओवरऑल हमारे यहाँ आप इसकी बात करें कि जिसको हम कहते हैं डिसेबलिंग हियरिंग लॉस, जिसका मतलब कि इतनी खराब सुनाई हो कि आपको पढ़ाई लिखाई में या आपको काम करने में लिमिटेशन हो, जिसको हम डिसेबलिंग हियरिंग लॉस कहते हैं, वो भी 3.1% है हमारी पॉपुलेशन में। दैट मीन्स कि 1 in 30 हर क्लास में एक बच्चा ऐसा आपको मिलेगा या 2 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कि अपनी सुनाई की वजह से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें ज़रूर हुआ है कि जो कान बहने वाली प्रॉब्लम थी वो कम हो गई है, पर एट द सेम टाइम जो बहरापन आपके यहाँ आता है बिकॉज आप के कान की नस खराब हो गई है या जो एज की प्रॉब्लम होती है, वो सर्टनली ऑन द राइज है। और ये क्यों ऑन द राइज है, 2 मेजर कारण सामने आए हैं। एक तो नॉइज, जो लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ शोर ज़्यादा होता है, जिनके लाइफ में काम में शोर ज़्यादा है, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है। सो नॉइज इज कॉजिंग अ हियरिंग प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि आपको आज नॉइज हुई तो आपको कल हियरिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, पर वही अगर आपका एक्सपोजर 12, 15, 20 साल रहता है तो फिर जो है लाइकलीहुड है कि आपको हियरिंग प्रॉब्लम विद एज जल्दी मैनिफेस्ट होगी। तब तो सर रोड के किनारे जो लोग रहते हैं, हाईवेज के किनारे जो लोग रहते हैं, उनको तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा हो सकती है। अगर आप शोर में अगर आपको देखिए, जो दुनिया ईश्वर ने बनाई थी उसमें तो शायद इतना शोर नहीं था, आपने मैंने बनाया है तो जब ये शोर भी बनाया है तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी सर्टनली कुछ ना कुछ होगा ही। जैसे ब्राइट लाइट से आप कहते हैं या यूवी लाइट से आंखें खराब हो जाती हैं, वैसे ही एक्सेस शोर से भी कान पे इफेक्ट आता है। तो दूसरा आप कह रहे थे कि बुजुर्गों में हियरिंग लॉस बहुत ज्यादा देखा गया है, इसकी वजह क्या है? कई वजह हैं। आप कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि ये चीज़ बढ़ रही है, उसका एक वजह तो यही है कि भाई हमारे यहाँ लॉन्जिविटी बढ़ गई है, लोग ज़्यादा हैं जो ओल्ड हैं, तो नेचुरली उनमें प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। पर हाँ, कंपेयर टू प्रीवियसली और ऑल्सो कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शायद इंसिडेंस या आप कहिए कि चांसेस कि आपको उम्र बढ़ते हुए हियरिंग लॉस ज़्यादा हो जाएंगे वो भी बिगड़ गया है। इसका मेन कारण नॉइज ही माना जाता है। केमिकल एक्सपोजर भी हो सकता है, टॉक्सिन्स एक्सपोजर भी हो सकता है, पर एट अ पॉपुलेशन लेवल या कम्युनिटी लेवल अगर ओल्ड एज में हियरिंग कम मिलती है तो उसका मेन कारण लाइफ लॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइज ही माना जाता है। दूसरा सर, आप बता रहे थे कि बोटॉक्स को लेकर कह रहे थे कि बोटॉक्स का किस किस तरह से आप इस्तेमाल करके और लोगों की जो लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, उनमें भी नर्व की प्रॉब्लम्स को भी आप ठीक कर रहे हैं। सो बोटॉक्स बड़ा इंटरेस्टिंग दवाई है। ऑब्वियसली उसकी बात ज़्यादा यही होती है कि भाई वो जो है क्या कहते हैं, अपीयरेंस इम्प्रूव करने के लिए या रिंकल्स हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। पर बेसिकली बोटॉक्स जो है वो एक नर्व का एक केमिकल होता है जिसको कि ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से जो है आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये
हमारे यहाँ पे यूज़ होता है अगर किसी की बहुत स्ट्रेन या स्ट्रेस्ड आवाज़ है और वो उससे आवाज़ नहीं बना पा रहे हैं तो उसको रिलैक्स करने के लिए यूज़ होता है। हमारे यहाँ यूज़ होता है अगर किसी के बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग या की प्रॉब्लम है, जैसे कभी कभी होता है कि छोटे बच्चे हैं वो उनका पूरा मोटर कंट्रोल नहीं है या उनमें थोड़ी डिसेबिलिटी है या स्पेशल चिल्ड्रन है उनकी ड्रूलिंग होती है कि भाई थूक ज़्यादा बनता है, तो थूक कम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। पोस्ट सर्जिकल अगर जब हम ट्रेनिंग करते हैं उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। पोस्ट सर्जिकल लोगों को बोलने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज बहुत टाइट साउंड है, तो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। माइग्रेन में भी यूज़ होता है कि भाई मसल को रिलैक्स कर दिया जाए थोड़े दिन के लिए, मसल रिलैक्स हो जाए तो फिर हेडेक सेटल हो जाएगा। तो ये सारे यूजेस होते हैं। मतलब सर आप तमाम चीज़ें बताने के साथ आप ये भी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैदाइशी जिनके नाक ना हो या फिर कान, जैसे आपने बताया कि अगर कान दिखाई नहीं पड़ते कई बार या होते नहीं दोनों चीज़ें, तो ऐसे लोगों को भी आप ट्रीटमेंट देकर कैसे उनको एक नया मतलब कहेंगे कि कॉन्फिडेंस आना और उनको एक जो एक कमी महसूस हो रही थी जिसकी वजह से वो अब कमतर समझते थे अपने आप को, अब उनके अंदर वो खत्म हो जाए। सो ये एक नया एरिया है जिसके लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी एक्सपर्टीज डेवलप हो गई है। ये बहुत स्पेशलाइज्ड एरिया है, पार्ट सर्जरी पार्ट आर्टिस्ट, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ बना के देनी है जो कि किसी को देखने में अच्छी लगे। और आपको पता ही है कि कान बाहर से इतना कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि रिब से, यहाँ पसलियों से, कार्टिलेज से, रिब से जो है कार्टिलेज लिया जाता है। और इसकी एक्सपर्टीज मेरी नहीं है, मेरे कोलीग हैं डॉक्टर राकेश कुमार और डॉक्टर अरविंद कायरो, जिन्होंने ये एक्सपर्टीज ओवर द इयर्स डेवलप की है, जिसमें कि यहाँ से हड्डी लेके ऊपर कान की जगह फिक्स की जाती है और फिर उसके ऊपर नया टिश्यू लगा के उसके ऊपर नया स्किन लगाया जाता है। बिकॉज जैसे आपको पता है कि कान की स्किन भी बहुत पतली होती है, तो नेचुरली अब जब कोई ऐसी चीज़ की जाए तो हर एक चीज़ में परफेक्शन चाहिए, शेप में भी परफेक्शन चाहिए, कलर में भी परफेक्शन चाहिए, उसके थिकनेस और स्किन में भी परफेक्शन चाहिए। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, पर टू सम इट अप कि वहाँ क्या किया जाता है, कार्टिलेज लिया जाता है रिब्स से, 2 रिब्स लेके उनसे फैशन करके कार्टिलेज बनाया जाता है। दूसरे साइड की फोटो ली जाती है, दूसरे साइड के डायमेंशंस के हिसाब से इसको शेप किया जाता है, इसको फिक्स किया जाता है। फिक्स करने के बाद इसमें एक स्पेशल पतला सा लेयर ऑफ टिश्यू लगाया जाता है और उसके ऊपर स्किन ग्राफ्ट करते हैं। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, कई बार 2 से 3 ऑपरेशन करने पड़ते हैं टू मेक अ सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन। पर ये चीज़ होती है, 1 in 10,000 माना जाता है कि बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कि एक कान नहीं बना है या कुछ ऐसी चीज़ रह गई है। तो नेचुरली ऐसे बच्चे चाहे सुनते ठीक हों और चाहे वैसे नॉर्मल हों, पर आज की दुनिया में अगर कोई उसको टीज कर रहा है स्कूल में या कोई बच्चे के अंदर थोड़ा सा नेचुरली ऐसा भावना आ जाती है कि भाई मेरे में कोई कमी है, तो कर सकते हैं ठीक, और करना भी चाहिए। आज के दिन में ज़्यादा उम्मीद है सबकी दुनिया से और हमसे, और हम भी पूरे हैं उसमें। सर कुछ ये ENT डिपार्टमेंट कुछ नया इधर अभी प्लान कर रहा हो, कोई नया टेक्निक लाने के लिए, कोई नया कुछ इस्तेमाल करने की तरह, जिससे कि लोगों को ये हो कि हमारा ये इलाज अब एम्स में इस डिपार्टमेंट में हो सकेगा। जैसे बात हो रही थी, हमारे यहाँ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का बहुत एक्सपर्टीज है। ये लेज़र से भी होती है, रोबोट से भी होती है। ये हमारे यहाँ 20 साल से हो रही है, काफ़ी आम है। रोबोट से ऑपरेशन भी 12 साल से हो रहा है, बहुत आम है। जो नई चीज़ें इसमें प्रोग्रेस हुई है वो बेसिकली थायराइड सर्जरी के हिसाब से हुई है, क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम, चाहे वो वैसे ही थायराइड में स्वेलिंग हो या थायराइड में कैंसर हो, तो उनको ट्रीट करने के लिए नेचुरली ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो गले पे निशान आता है जो ठीक नहीं लगता है, तो जब आप रोबोट से करते हैं तो फिर जो है वो छुपा निशान आता है, क्योंकि कान के पीछे से आप ऑपरेशन करते हैं और फिर वहाँ से रोबोट का इंस्ट्रूमेंट अंदर डाल के थायराइड तक ले जाके उससे ऑपरेशन करते हैं, तो जिसे रोबोटिक थायराइडेक्टमी कहते हैं। वो हमारे यहाँ पिछले 2-4 साल में अच्छी डेवलप हुई है, और अभी अप्रैल में हमारे यहाँ इसमें और 2 पड़ाव आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे कोरिया से कोलीग हैं जो पहले भी हमारे यहाँ आते रहे हैं, वो फिर हमारे पास आएंगे और इसके आगे और स्टेप्स हैं। हम लोग यहाँ से करते हैं, कान के पीछे से लोग माउथ के अंदर से भी उसको ऑपरेशन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वी विल मेक प्रोग्रेस विद अदर थिंग्स। नेचुरली प्रोग्रेस हमेशा बड़ी स्लोली और सेफली होती है मेडिसिन में, क्योंकि कोई बड़ा जंप नहीं
लेना बहुत बार उपयुक्त होता है, जिसमें कि किसी की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। छोटे छोटे स्टेप ही आगे बढ़ते हैं, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ती है। साल 2 साल में वो सीढ़ी नई मंजिल बन जाती है, दूसरी मंजिल बन जाती है, तीसरी मंजिल बन जाती है। तो वैसे ही हमारे यहाँ भी प्रोग्रेस होती आई है। वैसे ही थायराइड सर्जरी में इसका बड़ा रिस्क होता था कि कैल्शियम कम हो जाए, तो उसके लिए हमारे यहाँ से भी मेजर स्टडी पब्लिश हुई है, जिसमें कि हम लोग एक केमिकल यूज़ करते हैं जिसको कि इंडोसाइनिन ग्रीन कहते हैं। और इंडोसाइनिन ग्रीन से जब यूज़ करते हैं तो पैराथायराइड फंक्शन को रिकॉग्नाइज करना, बचाना, प्रिजर्व करना बहुत बहुत सेफर हो जाता है, सिंपलर हो जाता है। और आज के दिन में ये कॉम्प्लिकेशन हमारे यहाँ एलिमिनेट हो गई है, जो कि थायराइड सर्जरी में वॉइस मॉनिटरिंग करते हैं हम, रेक्टोरेंजियल नर्व मॉनिटरिंग करते हैं, पैरोटिड सर्जरी में नर्व मॉनिटरिंग करते हैं, स्कल बेस सर्जरी में नर्व मॉनिटरिंग करते हैं। ये सब बेसिकली चीज़ें हैं टू मेक थिंग्स सेफर। और आपने और पूछा कि क्या नया करते हैं, तो मैं आपसे एग्जिट प्रोसीजर की बात कर रहा था। एग्जिट प्रोसीजर होता है एक्स यूट्रो इंट्रापार्टम। उसका मतलब ये होता है कि कभी कभी बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके की आगे जीवित रहने की गुंजाइश नहीं होती, बिकॉज उनमें सारे ऑर्गन नहीं होते या कोई कमी होती है। क्योंकि अब इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि आप पहले ही बच्चे का अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, ज़रूरत पड़े तो पहले ही बच्चे का MRI स्कैन कर लेते हैं पेट के अंदर ही, तो आपको सभी कुछ खबर पड़ गई होती है कि अंदर क्या हो रहा है। आज के दिन में आप बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, आप पहले ही चेक कर सकते हैं बच्चे के बाहर निकलने से पहले। तो बिकॉज वी नो कि क्या चीज़ एंटिसिपेटेड है, और अगर आपको पता है कि कोई गलत चीज़ एंटिसिपेटेड है, तो ये एक्स यूट्रो इंट्रापार्टम प्रोसीजर ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको थोड़े टाइम तक मदर के साथ ही अटैच रखते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच रखते हैं, जिससे कि जो है बच्चा वहाँ पे ही जीवित रहे जैसे कि वो पेट के अंदर जीवित था। एंड इन दैट टाइम पीरियड विच मे बी 30 मिनट्स और 60 मिनट्स और समथिंग, उसमें आपको जो अकॉम्प्लिश करना है सर्जरी करके वो हम कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली इट नीड्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि भाई आप पहले ही वहाँ तैयार खड़े हैं, आपके एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी वहाँ तैयार खड़े हैं, आपके पास ऐसे टेक्निक्स हैं कि बच्चे का वो पीरियड जितना आपको अब सर्जिकल पीरियड हो वो 10 मिनट से 60 मिनट तक एक्सटेंड हो सके, और पीडियाट्रिशियन साथ खड़े हैं। तो ये एक्स यूट्रो इंट्रापार्टम प्रोसीजर हमारे यहाँ रेगुलरली होता है। जब ऐसी कोई चीज़ होती है, पेशेंट रेफर्ड भी होते हैं इसके लिए। हमारे पास 2 सर्वाइवर्स भी हैं जो इसके बाद सर्वाइव करते हैं। एग्जिट प्रोसीजर कहते हैं, वो हमारे यहाँ हो रहा है। लास्ट वाज डन अबाउट अ ईयर अगो, पर हाँ हो रहा है 12-15 साल से। अगेन हम ही इस सब कॉन्टिनेंट में पहली बार ऐसा काम हुआ है। सर, एक इवॉल्व आप बता रहे थे कि IIT के साथ मिलकर आपने वो टेक्निक तैयार किया है, तो उसको कितने लोगों पर आपने उसको ट्रीटमेंट दिया है उसके थ्रू? तो ऐसा होता है कि जब पेशेंट्स को एडवांस्ड कैंसर होता है, लैरिंग्स का या वॉइस बॉक्स का एडवांस्ड कैंसर, अर्ली कैंसर पे तो हम वैसे भी बचा लेते हैं, पर अगर एडवांस्ड कैंसर्स होते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि कैंसर क्योर करने के लिए जो है आपको उनके वॉइस बॉक्स निकालना पड़े या उनके वोकल कॉर्ड्स हटाने पड़े। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो पेशेंट्स बोल नहीं पाते। उसके लिए एक टेक्निक आया है दुनिया में जिसको हम ट्रेकियोसोफेजियल प्रोस्थेसिस कहते हैं, जो कि इंडिया में भी हमने बहुत सालों से प्रैक्टिस किया है, लेकिन जो उसका यंत्र होता है ट्रेकियोसोफेजियल प्रोस्थेसिस वो आइडियल नहीं है, परफेक्ट नहीं है और बहुत महंगा है। तो ये TP जो है हमने थोड़ा सा डिफरेंट और बेहतर बनाया है, जो कि IIT के साथ प्रोफेसर भटनागर और यहाँ हम दोनों ने मिलके एक TEP बनाया है, ट्रेकियोसोफेजियल प्रोस्थेसिस। एम्स IIT ट्रेकियोसोफेजियल प्रोस्थेसिस कहते हैं उसे। अभी हमें उसको टेस्ट करने की परमिशन 20 पेशेंट्स में मिली है, और हमने 20 पेशेंट्स में ही उसको अभी टेस्ट किया है। जस्ट कंक्लूडेड 20 पेशेंट्स। शुरू में ज़रूर ऐसी सिचुएशन थी कि भाई वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं कर रहा था, फिर हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, थोड़ा सॉफ्टवेयर बनाया, अब उसकी अच्छी रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे। आज के दिन में से ये फ़ायदा है कि एक तरह से इंडिजिनस प्रोडक्ट है, जिसमें कि जो है आम आदमी जो कि 55 हज़ार रुपया अफोर्ड नहीं कर सके, वो भी आपके लिए जो है उसके पास भी यंत्र है जिससे कि वो बोल सके। और आगे के सिचुएशन में आई कैन अश्योर यू कि हमारे पास आइडियाज़ हैं कि हम दुनिया में जो चीज़ है उससे बेहतर चीज़ ही आगे बना के चलेंगे।
but that will take time. थैंक यू सो मच सर। तो ये हैं डॉक्टर आलोक ठक्कर जी हैं, जो कि प्रोफेसर हैं एम्स में और ईएनटी डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो ईएनटी डिपार्टमेंट क्या क्या कर रहा है और क्या क्या आगे आपको बहुत सी सहूलियतें देने वाला है, और ऐसे बहुत सारे मरीज जिनको कहीं इलाज नहीं मिलता, ऐसे तमाम बीमारियां जिनका कहीं इलाज लोगों को लगता संभव नहीं है, वो सब कुछ ईएनटी डिपार्टमेंट आपको देने जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।